नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट में। दोस्तों, आज के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के इस वीडियो में हम हमारे कोरिलेशन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज उसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे हम उसके प्रॉपर्टीज़, कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, जिसका सिंबल हम आर लिखते थे या फिर रो लिखते थे। आज उसका हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, मतलब उसके डिफरेंट वैल्यूज़ के मतलब क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट का एरर, इसको हम प्रोबेबल एरर बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में जानेंगे। और अंत में हम जानेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के द्वारा भी प्रभावित नहीं होता है। उसका जो वैल्यू होता है वो समान रहता है, बदलता नहीं है। उसको एक एग्जाम्पल थ्रू से हम इस वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। तो अभी समय ना गवाते हुए जल्दी से हम चलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो हमारा जो पहला प्रॉपर्टी है वो कहता है जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो एक सीमित नंबर है और उसका एक सबसे लोएस्ट सीमा है और हाईएस्ट सीमा भी है। उसका जो लोएस्ट वैल्यू है, सबसे न्यूनतम वैल्यू है वो है -1 और उसका जो अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू है वो है +1। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 से +1 के बीच में एक नंबर है, वो -1 से छोटा नहीं हो सकता या +1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसका जो कंप्यूटेशन प्रोसेस है, उसका जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो हमारे चॉइस ऑफ ऑरिजिन एंड चॉइस ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट्स के से इंडिपेंडेंट रहता है। मतलब हम कोई भी ऑरिजिन चॉइस कर लें या कोई भी स्केल ऑफ मेजरमेंट ले लें, उससे कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है वो बदलता नहीं है, वो वैसा ही रहता है। और इसी पॉइंट को हम इस वीडियो के अंत में एग्जाम्पल के द्वारा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तृतीय प्रॉपर्टी है वो कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी है, द साइन ऑफ आर इज डिटरमाइंड बाय द साइन ऑफ कोवेरियंस इन द न्यूमरेटर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ आर। हम जानते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो बेसिक फार्मूला है वो होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई सीरीज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। तो कोवेरिएशन को हमारे न्यूमरेटर में यूज़ करके हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए उन दोनों के साइन समान रहते हैं। अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होगा और अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव रहेगा। अभी आते हैं हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे कहता है कि जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये हमारे जो दो वेरिएबल्स होते हैं वो किस तरह से लिनियरली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, लिनियर रिलेशनशिप में हैं, उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट भी करता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट्स दो सीरीज ऑफ डाटा के बीच के जो लिनियर रिलेशनशिप के मैग्नीट्यूड को भी या परिमाण को भी रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कोरिलेशन कोफिशिएंट से या उसके साइन से, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसे हमको वो दो सीरीज़ जो हैं, बाइवेरिएट डाटा की दो सीरीज़ जो हैं, उनका जो लीनियर रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप में आता है या नेगेटिव रिलेशनशिप में आता है, उसका भी यहाँ से हमको उसका आभास मिलता है। सिक्स प्रॉपर्टी कहता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसका परिमाण है, वो दो बाइवेरिएट जो डाटाज़ हैं या दो वेरिएबल, दो सीरीज़ वेरिएबल्स के हैं, उनके बीच में स्ट्रेट रिलेशनशिप
को भी ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, ये से कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमने कलेक्ट किया है डिस्कशन करने के लिए। अब आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट आर के डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं -1 से +1 के बीच में, वो बाइवेरिएट डाटा के बीच में कौन से रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, उनका नाम क्या है, उस रिलेशनशिप का नाम क्या होगा। आर के डिफरेंट वैल्यूज़ को लेके एक्स और वाई सीरीज के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा उसको किस नाम से बुलाया जाएगा या पहचाना जाएगा। अगर आर का वैल्यू, कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू आर हाईएस्ट पॉजिटिव +1 होता है तो ये परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आर का वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में रहता है तो ये हाई पॉजिटिव एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आर का वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में रहता है तो ये लो पॉजिटिव एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आर का वैल्यू 0 होता है तो ये नो लीनियर रिलेशनशिप को या एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आर का वैल्यू -0.5 से 0 के बीच में रहता है तो ये लो नेगेटिव एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आर का वैल्यू -1 से -0.5 के बीच में रहता है तो ये हाई नेगेटिव एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। और अंत में अगर आर का वैल्यू -1 होता है तो ये परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तमाम स्टेजेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन और परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, मतलब जहाँ पे आर का वैल्यू -1 या +1 हो। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक परफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव एसोसिएशन है, मतलब आर का वैल्यू अगर +1 या -1 है तो ये प्योरली लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। +1 में हमारा ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, एक्स और वाई एक साथ ऊपर बढ़ते रहेंगे और वो एक लीनियर लाइन की, स्ट्रेट लाइन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और उस लाइन का स्लोप, क्योंकि वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर आर का वैल्यू -1 हो जाए, मतलब परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन में हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, स्ट्रेट लाइन की तरह। एक्स और वाई का सीरीज एक साथ लिनियरली नीचे आएंगे और क्योंकि नीचे आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन की तरह तो इसका स्लोप नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नए टर्म्स डिस्कवर करते हैं। यहाँ पे हमारा नया टर्म है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है क्या। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर है उसके स्क्वायर्स को ही बोलते हैं। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर है तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा R²। तो अभी बात यह है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर का स्क्वायर करने की ज़रूरत क्यों पड़ा, उसका क्या ज़रूरत है, उसको आगे समझते हैं। अगर मैं इसी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R² में 100 मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं, तो इसको बोला जाता है 100 R² हो जाएगा। वो 100 R² होता है परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाय द वेरिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट के वेरिएबल के थ्रू अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसमें कितने परसेंटेज ऑफ वेरिएशन रहता है उसको मैं 100 R² से रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसको मैं परसेंटेज ऑफ वेरिएशन भी कह सकते हैं, इसको परसेंटेज ऑफ डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या। तो ये डिपेंड करता है हमारे चॉइस के ऊपर। अगर हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो दूसरा वेरिएबल y डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, और ये प्रोसेस वाइस वर्सा है। मतलब अगर हम y को डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, तो 100 R² हमारा परसेंटेज ऑफ वेरिएशन हुआ डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट के हेल्प से। अगर इसी वैल्यू को मैं आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी पहले क्या हम करते हैं, एक दो एग्जाम्पल से हम इस टॉपिक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल है, अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R का वैल्यू ±0.6 है तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा, बहुत सिंपल है, वो R² होगा, मतलब 0.36।
अभी अगर हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट R, चलिए एक एग्जांपल में उसको मैंने 0.9 लिया, तो ये किसको ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे 81% वेरिएशन हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के थ्रू से। अब 81% मिला कैसे? 100R² फार्मूला से मिला। अगर R का वैल्यू 0.9 है तो R² का वैल्यू होगा 0.81। इससे अगर हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 81% होता है। तो अगर R का वैल्यू मैं 0.9 लिखता हूँ, तो अगर उसमें हमको समझने में कुछ तकलीफ होता है और उसको मैं 100R² में कन्वर्ट करता हूँ, तो मुझे एक परसेंटेज डाटा मिलेगा, एक राउंड फिगर मिलेगा 81%, जो बताता है कि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट के कंपेयर में 81% वेरिएट करता है, चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये परसेंटेज जो वेरिएशन है या परसेंटेज ऑफ डिटर्मिनेशन है, ये बहुत काम का चीज़ है। अब इसके ऊपर एक दो नोट्स हम लेते हैं। पहला नोट्स है कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है R², उसके बारे में और उसके जो इम्पोर्टेंस के बारे में हम बहुत आगे जब उसको यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे? रिग्रेशन एनालिसिस हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। वहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R² को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम उसकी इम्पोर्टेंस और उसके बारे में बहुत कुछ आगे जानने को पाएंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है, अगर 100R² हमारा परसेंटेज ऑफ डिटर्मिनेशन या परसेंटेज ऑफ वेरिएशन होता है, तो 100 × 1 - R² जो भी परसेंटेज में निकलेगा वो परसेंटेज ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सिंपल है, 100R² है परसेंटेज ऑफ डिटर्मिनेशन, तो 100 × 1 - R² होगा परसेंटेज ऑफ नॉन डिटर्मिनेशंस। तो इसको भी हम आगे हमारे कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे जब उसका ज़रूरत पड़ेगा। अभी आते हैं एक नए टर्म के ऊपर, दैट इज़ प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R। तो प्रोबेबल एरर, जिसको हम शॉर्टली PE लिखेंगे आगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट में वहाँ पे उसके साथ एक उसके कैलकुलेशन में कुछ एरर या कुछ गलतियाँ भी निकल सकते हैं, कुछ व्यतिक्रम भी निकल सकते हैं। तो कितना गलती है, कितना व्यतिक्रम है, कितना चेंजेस आता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अभी एक फॉर्मूला है। वो बोलता है कि अगर ये इस फॉर्मूला के हिसाब से, चलिए हमारे पास एक बाइवेरिएट पॉपुलेशंस डाटा है, इसका साइज़ है n। यहाँ पे साइज़ का मतलब है, चलिए हमारे पास x और y दो सीरीज़ हैं जिसमें जो पेयर ऑफ डाटाज हैं वो n पेयर ऑफ डाटाज हैं। ठीक है, अब उनका कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने निकाल दिया और उसको हमने सिंबल रो से रिप्रेजेंट किया। तो अभी इनका जो इस कोरिलेशंस का जो प्रोबेबल एरर निकलेगा, उस प्रोबेबल एरर को सिंबलिकली मैं लिखूंगा PE ऑफ R, परसेंटेज एरर ऑफ R, जिसका फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ R होता है। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ R का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वो है 1 - ρ² बाय √n - 1। ठीक है, तो अभी हमारे पास प्रोबेबल एरर के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है, वो है 0.6745 इंटू 1 - ρ² बाय √n - 1, जिससे हम प्रोबेबल एरर निकाल सकते हैं। अगर हमको n और रो मिल जाए तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 0.6745 ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है, जिसको हम गोल्डन नंबर या गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। ये मैथ और स्टैटिस्टिक्स दोनों में यूज़ होता है, जो कि रियल लाइफ से डेराइव किया गया। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ हम मार्क करते हैं कि हम इस प्रोबेबल एरर को कैसे छोटा करें। एरर जितना छोटा होगा हमारा डाटा उतना एक्यूरेट होगा। तो प्रोबेबल एरर को हम कैसे छोटा कर सकते हैं, उसको छोटा करने के लिए हमको दो चीज़ पे काम करना होगा। हमें ये जो सैम्पल साइज़ है n, उसको बड़ा लेना होगा, ज़्यादा बड़ा नंबर लेना होगा। मतलब x y के जितने ज़्यादा पेयर्स हम लेंगे उतना एरर कम होगा। और दूसरी बात है, यहाँ पे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो भी जितना बड़ा होगा, तो बड़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही हो सकता है, तो 1 का जितने +1 के जितना पास होगा रो का वैल्यू, तो वहाँ पे प्रोबेबल एरर भी उतना कम आएगा। ठीक है दोस्तों,
अभी हमारा समय आ गया, हम एक एग्जाम्पल से थ्रो से हम डिस्कस करते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से कैसे प्रभावित नहीं होता है, उसका वैल्यू कैसे समान रहता है। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। पहले कॉलम में 5 स्टूडेंट्स के मैंने मैथ मार्क ले लिया, उसको एक्स रिप्रेजेंट करता हूँ, और सेकेंड कॉलम में उन्हीं स्टूडेंट्स का रेस्पेक्टिव स्टैटिस्टिक्स मार्क मैंने लिख लिया, उसको मैं वाई वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूँगा। अब मैं इस एग्जाम्पल को लेके 3 डिफरेंट स्टेजेस में देखूँगा कि इनका चेंज ऑफ ऑरिजिन और स्केल के द्वारा इनका कोरिलेशन कोफिशिएंट प्रभावित होता है या नहीं, क्या उनका वैल्यू सेम आता है या डिफरेंट आता है, वो हमको यहाँ पता चल जाएगा। तो केस 1 में, केस ए में हम क्या करेंगे, हम चेंज ऑफ ऑरिजिन और स्केल नहीं करेंगे, बिना चेंज के हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, डाटा से, रॉ डाटा से हम हिसाब करेंगे। तो जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो बेसिक फार्मूला है वो है n2 समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स होल इंटू समेशन ऑफ वाई टोटल बाय रूट ओवर ऑफ n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ रूट ओवर ऑफ n इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको 5 बेसिक चीज़ें चाहिए, डाटा चाहिए हमारे कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए। वो है समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर और समेशन ऑफ एक्स वाई। तो ये 5 चीज़ें हम 5 कॉलम में हिसाब कर लेंगे, एक्स कॉलम, वाई कॉलम, एक्स स्क्वायर कॉलम, उस डाटा का एक्स स्क्वायर वैल्यूज़ रेस्पेक्टिव डाटा का, वाई स्क्वायर कॉलम, वाई के स्क्वायर का वैल्यूज़, और लास्ट में एक्स इंटू वाई कॉलम। यहाँ पे एक्स और वाई को रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूँगा, और नीचे उन सबका समेशंस निकाल लूँगा, टोटल निकाल लूँगा, और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे डाल के ग्रेजुअली हिसाब करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.832 मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब ये वैल्यू को आप याद रखिए 0.832। देखते हैं बाकी 2 स्टेजेस में सेम आंसर आता है या नहीं। अभी आते हैं हम बी कैटेगरी में, बी टाइप में, जहाँ पे हम चेंज ऑफ ऑरिजिन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा, खाली एक्स और वाई के जगह पे अभी एक्स डैश और वाई डैश आ जाएगा। अब ये एक्स डैश वाई डैश है क्या, एक्स डैश और वाई डैश हमारा डेविएटेड डाटा है। किससे डेविएटेड किए गए हैं ना, जो भी हम ऑरिजिन चूज़ करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा ऑरिजिन लेते हैं। वो जो ऑरिजिन या नंबर है वो इन सीरीज़ के अंदर से भी हो सकता है या बाहर से भी हो सकता है, ये हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड है। तो एक्स और वाई सीरीज़ का जो मैं ऑरिजिन्स लूँगा उनको माइनस करूँगा एक्स और वाई से, वहाँ से मुझे जो डेविएटेड डाटा मिलेगा वो होगा मेरा एक्स डैश और वाई डैश। अभी एक्स और वाई की जगह पे मैं एक्स डैश और वाई डैश को यूज़ करूँगा हमारे कैलकुलेशन के लिए। मतलब अभी मुझे ज़रूरत होगा समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स डैश, सॉरी, समेशन ऑफ वाई डैश, समेशन ऑफ एक्स डैश स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई डैश स्क्वायर, और लास्ट में समेशन ऑफ एक्स डैश इंटू वाई डैश। तो वही काम करते हैं, एक्स और वाई सीरीज लिख लिए। एक्स में से मैंने चूज़ किया 69 को डेविएट करने के लिए, मेरा ऑरिजिन है 69, तो उसको मैंने डाटा से माइनस किया, एक्स डाटा से 69 को, हर डाटा से, और उसको वैल्यूज़ को मैंने एक्स डैश कॉलम में लिख दिया। वाई में, वाई कॉलम में मैंने 60 को डिसाइड किया मेरा ऑरिजिन होगा, उसको मैंने हर वाई डाटा से माइनस किया, मुझे डेविएशन करने के बाद वाई डैश डाटा मिल गया। अब इसी एक्स डैश और वाई डैश का मैंने स्क्वायर कॉलम निकाल लिया और मल्टीप्लाइड कॉलम निकाल लिया। अब इन्हीं का ही मैं समेशन निकाल के, जो कि थोड़ा अभी साइज़ में छोटे हो गए हैं, कैलकुलेशन के लिए ईजी होगा, ये छोटे नंबर आते हैं, और वही सेम फार्मूला है, खाली एक्स और वाई के जगह पे एक्स डैश वाई डैश आ गया है। अब क्योंकि डाटा नंबर छोटे हो गए हैं तो हमारा कैलकुलेशन भी ईजी हो गया, और ग्रेजुअली हमने ये डाटा यहाँ पे डाल के हिसाब करने के बाद हमको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलता है 0.832, जो कि हमारा एक केस में मैंने मतलब बिना चेंज ऑफ ऑरिजिन और स्केल के जो वैल्यू मिला था उससे पूरा का पूरा सेम है, 0.832। अब केस सी में देखते हैं, जहाँ पे हम ऑरिजिन और स्केल दोनों को चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आते हैं सी केस में, विथ ऑरिजिन, विथ चेंजिंग ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल। तो यहाँ पे जो प्रीवियस बी कॉलम के, जो बी टाइप के जो कॉलम्स थे वो रहेंगे, मतलब एक्स रहेगा, वाई कॉलम रहेगा,
एक्स डैश कॉलम रहेगा, वाई डैश वही सेम कॉलम रहेगा, ये डेविएटेड है। और ये क्योंकि मैं स्केल भी चेंज कर रहा हूँ तो ये स्टेप डेविएशन में होगा। इसका मतलब मैं कोई पॉजिटिव नंबर फिक्स रेशियो एक्स डैश और वाई डैश में डिवाइड करके उसको और छोटा करूँगा और उसको हिसाब करूँगा। इसका मतलब एक्स डैश और वाई डैश हिसाब करने के बाद मैंने चूज़ किया कि इनमें से मैं 2 डिवाइड कर सकता हूँ, 2 एक कॉमन रेशियो निकल रहा है +2, तो मैंने +2 को डिवाइड कर लिया एक्स डैश से, तो मुझे एक नया डाटा मिल रहा है स्टेप डेविएटेड डाटा एक्स डबल डैश। ऐसे ही वाई डैश में से एक कॉमन रेशियो निकलता है 5, मैंने 5 को यहाँ पे डिवाइड किया, पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर सकते हैं। तो वाई डैश बाई 5 को मैं वाई डबल डैश लिखता हूँ यहाँ पे, स्टेप डेविएटेड वैल्यू ऑफ वाई डबल डैश। इससे क्या हुआ ना, ये 2 वैल्यू और छोटे हो गए। अभी मेरा कैलकुलेशंस अभी एक्स डैश और वाई डैश से ना होके एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश में होगा। तो यहाँ पे भी वही 5 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगा, एक्स डबल डैश, वाई डबल डैश, एक्स डबल डैश स्क्वायर, वाई डबल डैश स्क्वायर, और अंत में एक्स डबल डैश इंटू वाई डबल डैश। तो ये मैं कैलकुलेशन करूँगा, क्योंकि नंबर बहुत छोटे हो चुके हैं तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ईजिली। और एंड में इसी लास्ट 5 कॉलम का आप समेशन निकाल लो, टोटल निकाल लो, जो कि बहुत छोटे वैल्यूज़ हैं, अभी हिसाब के लिए सही होगा। अभी आते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूला में। वहाँ पे सेम फॉर्मूला आएगा जो कि अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं, खाली यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश आ गया, जिसका वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उस वैल्यू को यहाँ डालने के बाद, हिसाब करने के बाद, हम इजीली देख सकते हैं कि उसी का कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू वही सेम आ रहा है, बिना परिवर्तित हुए 0.832। तो इससे ये चीज़ हम कंफर्म हो रहे हैं कि अगर हम चेंज ऑफ ऑरिजिन करते हैं, चेंज ऑफ स्केल करते हैं, या कुछ भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट मेथड में हिसाब करते हैं, तीनों ही केसेस में हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, वो समान रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप आज इस वीडियो में आप कोरिलेशन कोफिशिएंट के प्रॉपर्टीज़, उसके इंटरप्रिटेशंस और चेंज ऑफ ऑरिजिन और स्केल के साथ उसका क्या संपर्क है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, और अंत में प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, इन सब के बारे में आपका थोड़ा थोड़ा अभी ज्ञान हो गया होगा, आप थोड़े क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपके ऊपर है, आप इसको और आगे बढ़ाइए, इस नॉलेज को, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा सोचिए, इसके बारे में कुछ ज़्यादा खोजताछ कीजिए और कुछ ज़्यादा डिस्कवर कीजिए। तो आज के लिए इतना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।